क्या नहीं मिले? नोट्स आएंगे मंडे को, आएंगे नोट्स शायद। कल मॉड्यूल लेके आ जाना ना। कल, आज नहीं कल। आज लेके आए आप लोग? मॉड्यूल ही नहीं आई आपकी? मतलब आपने ऑर्डर नहीं किए या आई नहीं? अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आ जाएंगे। अच्छा, चलो आओ, कोई नहीं, पहले तो रिवाइज करते हैं आज। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर चालू करेंगे, तब तक नहीं, आ जाइए। चलो। चलो, मेरे साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, सारे के सारे लोग आ जाइए। पूरे पूरे चैप्टर नंबर 2 को हम लोग रिवाइज करेंगे। अच्छे से ध्यान देना, जो जो पूछ रहा हूँ बताते हुए चलना, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो ऑडिट के प्लानिंग के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होता है। क्या बोला मैंने? ऑडिट के प्लानिंग में दो चीजें इन्वॉल्व होती है। कौन सी दो चीजें बोलिए? क्या है सर, बताइए जल्दी से। स्ट्रैटेजी बनाना, और दूसरा डेवलपिंग ऑफ प्लान। क्या है, बोलिए जल्दी से। डेवलपिंग ऑफ प्लान। ये दो चीजें यहाँ पे होती है जब भी हम लोग ऑडिट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है सर? फिर हम लोगों ने क्या देखा था ऑडिट के, मुझे बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है, किसका हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट को प्लान कौन करता है? प्लान करता है ऑडिटर। कौन प्लान करता है, बोलो? ऑडिटर। कौन से स्टैंडर्ड के अनुसार? ऐसे 300। कौन सा स्टैंडर्ड है? ऐसे 300। ठीक है, अब देखो, फिर हम लोग बोलेंगे आखिर क्यों प्लानिंग जरूरी है, ठीक है? मतलब बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है? बेसिकली हम लोगों को बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग देखना है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर सबसे पहला क्या है बेटा? अप्रोप्रिएट अटेंशन। क्या है सभी लोग बोलो? अप्रोप्रिएट अटेंशन। अप्रोप्रिएट अटेंशन कौन से, इससे क्या होता है? इंपॉर्टेंट एरियाज। कौन से एरियाज होते हैं, बोलो? इंपॉर्टेंट एरियाज। सेकंड, तीसरी वाली चीज क्या है, बोलिए जल्दी से। तीसरी चीज है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। क्या है सभी लोग बोलो? इफेक्टिव एंड, ठीक है सर। फिर क्या दूसरी तीन चीजें आ रही है यहां से? क्या बोल रहे हैं, बोलो, देखो ना यार, नोट्स में देखो ना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। सर कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस को देखेंगे। किसको देखेंगे सभी लोग, बोलो? कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस। उन्हीं लोगों को हायर करो को जिनकी कैपेसिटी है काम करने की, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। फिर उसके अलावा और क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिर यहाँ पे इनका कहना है फैसिलिटेट करो डायरेक्शन एंड सुपरविजन को। क्या देंगे इन लोगों को? डायरेक्शन देंगे। मतलब जो लोगों की कैपेसिटी है उनको हायर करो, उसके साथ साथ उनको देंगे डायरेक्शन। और इन सब लोगों के बीच में आपको क्या चलाना है? कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। क्या ये बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग समाप्त हुए क्या? बोलो मेरे साथ, रिपीट करो। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या है? अप्रोप्रिएट अटेंशन देना इंपॉर्टेंट एरियाज पे। दूसरा क्या है? इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करना। तीसरा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट करना। चौथा कैपेसिटी एंड कैपेबल पर्सन को हायर करना। फिर बोला जा रहा है प्रॉपर डायरेक्शन देना सब लोगों को। और आखिर में सब लोगों के बीच में क्या बनाए रखो? कोऑर्डिनेशन बनाए रखो। बराबर है? क्या मैं आगे बढ़ू, बोलिए जल्दी से, है ना? चलो, अब हम लोग अगर बात करें तो फिर हम लोग नेचर ऑफ प्लानिंग से रिगार्डिंग चीजें देखे थे। नेचर ऑफ प्लानिंग क्या कहता है? प्लानिंग कैसा प्रोसेस है? प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा है क्या आज चालू कर दिए, परसों बंद कर दिए, फिर चालू कर दिए? नहीं। प्लानिंग एक कैसा प्रोसेस रहने वाला है? प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लानिंग रहने वाला है, जिसे इटरेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो? इटरेटिव प्रोसेस। प्लानिंग कब से चालू होता है? जब पिछले साल का ऑडिट जिस समय हुआ कंप्लीट, वहां के बस वही से चालू होके इस साल के ऑडिट कंप्लीशन तक क्या अपना प्लानिंग चल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, प्लानिंग के अंदर अपने को क्या कंसीडर करना होता है? टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, कि कितना समय लगने वाला है और कितने ऑडिट प्रोसीजर को कैरी आउट करके कौन से ऑडिट एविडेंस मिलेंगे। क्योंकि ऑडिट एविडेंस से अपन लोग पहुंचते हैं कंक्लूजन के ऊपर, और कंक्लूजन की मदद से पहुंचते हैं ओपिनियन के ऊपर। तो इसलिए अपने को देखना जरूरी है क्या? ऑडिट प्रोसीजर। बोलो क्या देखना जरूरी है? ऑडिट प्रोसीजर। अब देखेंगे फिर अपन ने और क्या देखा सर? फिर हम लोगों ने देख रहे थे इन्वॉल्वमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। क्या की
की मैनेजरियल पर्सन को इन्वॉल्व करना जरूरी है क्या? हाँ सर करना, इससे आपका प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होने वाली है। और अगर सामने वाले व्यक्ति को कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस भी क्या अपने को शेयर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे एलिमेंट्स एंटिटी के मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करना है क्या प्लानिंग के अंदर? हाँ सर, एंटिटी के मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व कर दो प्लानिंग के अंदर। इससे क्या बना रहता है? इससे इफेक्टिवनेस बना रहता है और हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इफेक्टिवनेस, मतलब टाइम पे क्या ऑडिट कंप्लीट होने वाला है क्या? हाँ, क्योंकि जब से आपने प्लानिंग का सोच के रखा है, आप सोचो ना, देखो ना, मैं ये कह रहा हूं कि प्लानिंग में अगर आपने मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर लिया तो आपको पता होता है कब मैनेजमेंट काम कर रहा है, कब मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपको पता होती है। तो ऐसे केस में इफेक्टिव, क्या आपका टाइम वेस्ट होने वाला है क्या कहीं पे? अगर किसी दिन मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बंद है, बोलेंगे भैया मैं तो आ नहीं रहा, तुम भी मत आना ऑडिट करने के लिए, मेरे कोई स्टाफ या कोई एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, समझ रहे? तो ऐसे केस में आपके इफेक्टिवनेस को बचा के रखता है कौन? जब आप एंटिटी के मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हो। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? प्लानिंग का प्रोसेस देखा था। सबसे पहले प्लानिंग के प्रोसेस में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी बोलो? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। यानी कि क्या कि एक ऑडिटर को अपॉइंट होने से पहले उसने कौन सी एक्टिविटीज को करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है, ठीक है। सबसे पहले देखो, उसने ऑब्टेन करना चाहिए इंफॉर्मेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा? जिसके साथ रिश्ता जुड़ने वाला है, मतलब न्यू क्लाइंट ही हुआ ना, समझिए बात को। तो क्लाइंट के बारे में जानो कि उसकी इंटीग्रिटी कैसी है। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी से। इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर केएमपी। और क्या हमारे एंगेजमेंट टीम कंपिटेंट है क्या, ये भी तो देखना होगा। समझो आप बात को, आप सामने वाले को देख रहे हैं, पहले खुद के गिरबान भी तो जाके, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले खुद के कंपनी में भी जाके देखो कि आप कंपिटेंट हो या नहीं हो करके। समझ रहे हैं आप बात को? उसके बाद देखो फिर क्या बोला गया। फिर बोला गया कि इससे पहले अगर कुछ ऐसे मैटर्स अराइज हुए थे तो वहां पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे, वो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड भी बात करो। मतलब प्रीवियस ईयर के ऑडिट में अगर आपको कुछ कोई भी ऐसे डाउट्स वगैरह नजर आए थे तो वो डाउट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर आपको क्या देखना है सर? फिर हमको देखना है एथिकल और इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट को। किसको देखना है? बोलो, एथिकल और इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को। सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स में याद है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सब चीजें मैंने आपको बताया था। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, वो सारे चीजें थी एथिकल बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो आपका जो ऑडिटिंग टीम है, क्या वो एथिकली कंप्लायंट होने चाहिए क्या? हाँ। क्या वो इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए क्या? हाँ सर होने चाहिए, तब जाके ही ऑडिट सही होने वाला है। क्या ऑडिट को हमेशा, क्या एक ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना है क्या ड्यूरिंग द ऑडिट? यस, उसे बोला जाता है क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या कहा जाता है? बोलो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर हमने क्या देखा? अगर एंगेजमेंट टीम कंप्लाई नहीं करती है एथिकल रिक्वायरमेंट्स को तो हमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। क्या लेना होगा? बोलो जल्दी से। अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब क्या होता है? एक तो आप कंसल्ट करो अपने फर्म से, किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, या कोई भी चीजें आपको यहाँ पे सजेस्ट की जा रही है। फिर बोला जा रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर आखिरी में कंक्लूजन फॉर्म करता है विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले ऑब्टेन करना है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म, जो इवैल्यूएट करेंगे, जो मतलब देखो, सबसे पहले बोला जा रहा है फर्म से इंफॉर्मेशन जानो जो अपने इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट दे रहे। जैसे अगर 10 लाख में जीवन साल भर में कमा रहा हूं तो ऐसे केस के अंदर उसमें से 9 लाख अगर किसी फर्म से आ रहे हैं तो मैं कहूंगा मेरा इंडिपेंडेंस एम्पर होने वाला है। तो ऐसे केस के अंदर पहले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करो। क्या बोल रहा है? पहले डर को जानो तो सही क्या हो रहा है, थ्रेट्स को जानो तो सही क्या है। फिर सेकंड इसमें क्या बोला? उसको इवैल्यूएट करो, मतलब कौन से चीज के कारण ब्रीच हो रहा है। क्या बोला मैंने? बोलो, कौन से चीज के कारण ब्रीच हो रहा है उसको जानो। फिर तीसरा बोला जा रहा है अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए वो थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए। अगर एलिमिनेट हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, एलिमिनेट ना हो पाए तो क्या आप ऑडिट को छोड़ देंगे क्या? डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप ऑडिट को यहाँ पे छोड़ दोगे, ठीक है। फिर देखो, फिर बोला जा रहा है एस्टैब्लिशिंग एंगेजमेंट टर्म्स। मुझे एक बात बताइए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कौन से स्टैंडर्ड के अनुसार आता है? एसए 210, जो क्या कहता है एक ऑडिटर ने किसको लेटर भेजना चाहिए? क्लाइंट को। और वो उन दोनों के बीच में जिन भी टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है उसे बोला जाता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जिस लेटर में लिखा होता है उसे बोला जाता है एंगेजमेंट लेटर। क्या बोला जाता है? बोलो, एंगेजमेंट लेटर। फिर हमने देखे
प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर दो चीजें होती है। सबसे पहले आपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी को बनाया और वो स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए प्लान बनाए, बोथ ग्रुप को पास करना है, क्लासेस कब ज्वाइन करना है, कैसे कब पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, कब सारी चीजें, ये हो गई आपकी प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या देता है आपको? स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन देता है ऑडिट के लिए। क्या देता है बोलो? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। कितने समय के अंदर ऑडिट करना है, कितने हद तक ऑडिट करना है और कब तक आपका ऑडिट हो जाना चाहिए, ये तीनों चीजों के बारे में बताता है कौन? आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी। कौन बताता है बोलो? ऑडिट स्ट्रैटेजी। और ये आपको क्या मदद भी करता है क्या प्लान करने के लिए? ऑब्वियस। देखो, स्ट्रैटेजी जब आपके माइंड में होती है तो आपको प्लान करने में भी क्या होने वाला है? हेल्पफुल, थोड़ा सा मदद ज्यादा मिलेंगे आपको कि आपको पहुंचना कहाँ है। आपको तो पता होना चाहिए ना कहाँ पहुंचना है करके। फिर उसके बाद क्या बोला सर? प्रोसेस के अंदर क्या चीजें आती है? रिसोर्सेज से रिलेटेड आ रही है। कौन से रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज, कब लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। सबसे पहला कौन से रिसोर्सेज, मतलब स्पेसिफिक ऑडिट एरिया वाइज आपको रिसोर्सेज लगते हैं। मैं अगर पूछूं आपसे कि अगर हाई रिस्क ऑडिट एरियाज है तो आपको कैसे रिसोर्सेज लगने वाले? थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन लगेंगे। फिर कितने रिसोर्सेज, ये भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो अलोकेट करना है स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज में, उसको जानने की बात हो रही है। तीसरा कह रहा है कि आपको रिसोर्सेज कौन से समय लग रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऑडिट प्रोसीजर एक रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है, तो हमें क्या वो रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे रिसोर्सेज लगेंगे, है ना। समझिए आप बात को। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, आपने मान लीजिए जैसे शादी में फोटोग्राफर को बुक किया, 20 तारीख की शादी, वो 21 को आ रहा, क्या मजा रहेगा? फिर फायदा है क्या उसका? तो रिसोर्सेज सही समय पे आना जरूरी है क्या? एक बात बताइए मेरे को। हाँ सर जरूरी है। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? आप रिसोर्सेस को कैसे मैनेज डायरेक्ट करोगे? क्या बोला जा रहा है बोलो? कैसे मैनेज डायरेक्ट और सुपरवाइज करोगे, उसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब ये सारे रिसोर्सेस काम कर रहे हैं लेकिन अपने मन से वो कुछ भी काम करे तो कुछ फायदा है क्या बेटा? नहीं। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम खेल रही है, विराट कोहली बोल रहा नहीं मैं बाउंड्री पे खड़ा रहूंगा करके, रोहित बोल रहा है तू इधर आ, नहीं, उसको बाउंड्री पे रहना है, कोई फायदा है क्या? नहीं। आपको रिसोर्सेस को मैनेज करते हुए आना चाहिए। समझ गए आप बात को? आइए फिर देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। जब आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट का ध्यान रखो। किसका ध्यान रखो बोलो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट से आपको साउंड स्ट्रैटेजी पता चलती है। क्या पता चलती है बोलो? साउंड स्ट्रैटेजी। बोलो सभी लोग, क्या पता चलती है? साउंड स्ट्रैटेजी। फिर दूसरा बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या आता है? जानो सबसे पहले एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या जानो बोलो? एप्लीकेबल एफआरएफ। सभी लोग बोलो क्या जानेंगे? एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा क्या जानेंगे? नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट। क्या जानना है बोलो? नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट। तीसरा इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। तीसरा क्या है? इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। और चौथा बोल रहा है यार, चौथा बोल रहा है एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस। क्या है बोलो? एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस। ये चारों चीजों को जान के आपको क्या पता चलता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, कि अपने को कौन से काम के लिए बुलाया गया है या जो काम के लिए अपने को बुलाया है उसमें एक्चुअली अपने को करने का क्या क्या है उसके बारे में अपने को पता चल रहा है, ऐसा मैं कहता हूं। ठीक है, चलिए सेकंड में और क्या बोला गया? सेकेंड में बोल रहे हैं कि आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स जानने की आवश्यकता है। क्या जानना है बोलो जल्दी से? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट को आपको जानना है। देखिए इसके लिए बोला जा रहा है सबसे पहले तो एंटिटी का टाइम टेबल देखो रिपोर्टिंग का। दूसरा बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस एनटीई ऑफ ऑडिट वर्क। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो मीटिंग हुई होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मीटिंग हुई होंगी जिसके अंदर ये लोग मतलब जैसे मान लीजिए इन्फोसिस का ऑडिट कर रहे हैं तो इन्फोसिस की जो बोर्ड मीटिंग हुई होंगी जिसमें किसका डिसीजन लिया गया? जिसमें डिसीजन लिया गया ऑडिटर कौन बनेगा या ऑडिट से रिलेटेड डिसीजन लिया गया, तो वहां पे ये उस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को, है ना। तीसरा देखो क्या बोला? डिस्कस करो मैनेजमेंट से आपका एक्सपेक्टेड टाइम या टाइमिंग कितना है जब तक आपको हमारी रिपोर्ट चाहिए। चौथा बोला जा रहा है कम्युनिकेशन करेंगे अपने एंगेजमेंट टीम से भी और मैनेजमेंट से भी। किससे कम्युनिकेशन करेंगे? एंगेजमेंट टीम से भी और मैनेजमेंट से भी। फिर बोला जा रहा है फॉलोइंग फैक्टर्स को आप यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलिए जो आपके एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने वाला है। सबसे पहली चीज क्या? ऑडिटर नीड टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स द, जहां पे ये ऑडिटर का चॉइस है, ये समझिए बात को, इट्स ऑडिटर चॉइस कि उसको कौन से चीजें सिग्निफिकेंट लग रही है और कौन सी चीजें उसको नॉट सो सिग्निफिकेंट।
मतलब इसका कहना है कि ये ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है मटेरियलिटी वाले अमाउंट को डिसाइड करना। अगर मटेरियलिटी अमाउंट के ऊपर कोई चीज है मतलब वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल 4 लाख पे मैंने मटेरियलिटी रखा, मेरे को फ्रॉड 3.5 लाख पे मिला, मैं बोलूंगा कि मटेरियल है करके? नहीं। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगता है कि नहीं यार 3.5 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है इस कंपनी के लिए, तो इसको भी फ्रॉड घोषित कर देना चाहिए। तो क्या मैं कर सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि ये ऑडिटर की मन मर्जी है, ये ऑडिटर का प्योर चॉइस है कि क्या अमाउंट को उसको मटेरियल बनाना है। बराबर है इतना? चलिए अब देखो, फिर सेकंड बोला जा रहा है प्रिलिमिनरी आइडेंटिफाई करो मटेरियल क्लास। कौन से? इसके अंदर पीएनएल के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स में मटेरियल अमाउंट को जान लो। अलग अलग क्लास वाइज अमाउंट हो सकता है क्या? जैसे डेटर में मान लीजिए मेरे पास डेटर 1 करोड़ के लिए, मेरे लिए मटेरियल अमाउंट 1 लाख रुपए हो सकता है, लेकिन मेरे इसमें जो सेल्स है वो 10 करोड़ के सेल्स है, तो क्या 1 लाख रुपए मटेरियल रखूंगा क्या? इतना कम नहीं, मुझे अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो मटेरियल क्लास वाइज, ट्रांजैक्शन वाइज होता है। क्या बोला? बोलो जल्दी से। क्लास वाइज ट्रांजैक्शन होते हैं इसके अंदर। फिर तीसरा क्या बोला जा रहा है? देखो, ज्यादा एनर्जीज आपको लगेंगे, यानी कि ज्यादा रिसोर्सेज आपका प्रयोग करोगे। कौन से केस के अंदर ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे? एक तो जहां पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा, वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा। जहां पे सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहे, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में चेंजेस है, या कोई लीगल एनवायरमेंट में चेंजेस है, तो ये सारे जगह मुझे बताइए ना, ये सारे जगह क्या आपको ज्यादा एनर्जीज, ज्यादा टाइम, ज्यादा रिसोर्सेज डिवोट करना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज डिवोट करना पड़ने वाला है। फिर देखो, कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अब जो भी आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आप कर रहे हो, उससे आप इंटरनल कंट्रोल के स्टेटस के बारे में पता लगाओ। क्या बोला? बोलो जल्दी से। इंटरनल कंट्रोल के स्टेटस के बारे में। किसके बारे में? इंटरनल कंट्रोल के स्टेटस के बारे में। कि मान लो अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया है तो क्या वो सही से चल रहा है क्या? और सही से चल रहा है तो रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? मान लो आपने फोन लिया, टच स्क्रीन फोन है, बस टच काम नहीं कर रहा, अच्छा है क्या वो फोन? नहीं। आपने कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग करता है, बस रिकॉर्डिंग सेव नहीं होती, तो क्या काम की फिर वो कैमरा? समझे आप बात को? तो ऐसे केस के अंदर इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल लगाना भी और सही से काम करना भी, दोनों भी चीजें होनी चाहिए। बराबर है क्या? चलिए आइए अब देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया? द मैनर इन विच द ऑडिटर एम्फसाइजेस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स द नीड टू मेंटेन क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फिर देखो, आपको देखना है एनटीई ऑफ रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। मतलब क्या? कि सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम देखो और उनको काम अलॉट करो। फिर एक्सपीरियंस टीम मेंबर को आप वो काम देना जिसके अंदर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होंगे। फिर बोला जा रहा है एंगेजमेंट टीम जनरली हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में ज्यादा टाइम डिनोट करना चाहिए एज कंपेयर टू जहां पे लोअर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है। मुझे बताइए, पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी आता है या पहले प्लान आता है? पहले स्ट्रैटेजी, बाद में प्लान। स्ट्रैटेजी की मदद से प्लान बनते हैं, प्लान में चेंजेस तो क्या स्ट्रैटेजी भी बदल जाती है? हाँ। और स्ट्रैटेजी बदली तो क्या प्लान में भी चेंज करना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली करना पड़ेगा, इसलिए इसको इंटर रिलेशनशिप वाला या क्लोजली रिलेटेड बोला जाता है। अच्छा मुझे बताइए, पूरे स्ट्रैटेजी या प्लान को डेवलप करने का काम किसका है दोस्तों? ये है किसका? बोलिए किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है कि ऑडिटर का? ऑडिटर का, ढोकलो, ऑडिटर का काम है। तीसरा ध्यान दो यहाँ पे। फिर क्या बोला जा रहा है? कि चेंजेस इन द प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मान लीजिए एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर प्लानिंग डिसीजन चेंज हो जाता है, तो क्या आपको लगता नहीं अप्रोप्रिएटली आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी भी मॉडिफाई करना होगा? या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपने अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया तो आपको प्लानिंग भी मॉडिफाई करना होगा। सिंपल सी बात है। और ये मॉडिफाइड प्लानिंग आपके न्यू स्ट्रैटेजी के गोल्स को क्या अचीव कर पाए क्या? डेफिनेटली वो अचीव कर पाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है सर। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। मुझे एक बात बताइए, एक जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो ज्यादा काम नहीं करता है, वो क्या करता है? वो करता है अपने एंगेजमेंट टीम से काम करवा के ले रहा है। तो ये जो एंगेजमेंट टीम काम कर रही है, क्या आपको लगता नहीं मुझे इनके ये जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे उसको मुझे सुपरवाइज करना जरूरी है करके? अब ये सुपरविजन डिपेंड करता है ये फॉलोइंग फैक्टर्स पे। जैसा साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी हुआ, कि अगर साइज मतलब एंटिटी बहुत ज्यादा बड़ी तो सुपरविजन भी बढ़ेगा। एंटिटी में कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन तो मेरा सुपरविजन ज्यादा बढ़ेगा।
बराबर। दूसरा फिर अपन ने क्या देखा, एरिया ऑफ ऑडिट। तीसरा क्या देखा, असेस्ड आरएमएम। असेस्ड आरएमएम का मतलब होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। किसी एरिया में या किसी ऑडिट में अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो ऐसे केस के अंदर सुपरविजन भी ज्यादा होने वाला है क्या? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होने वाला है। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता नहीं मैंने डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए सारी चीजों को? स्ट्रैटेजी को भी करूंगा, प्लान को भी करूंगा, चेंजेस को भी करूंगा और चेंजेस के रीजन को भी करूंगा। चारों चीजों को डॉक्यूमेंट करते हुए मैं चलने वाला हूं। फिर ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम का क्या मतलब होता है सर? ऑडिट प्रोग्राम मतलब यहां पे लिस्ट देखिए, ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर इन गिवन सर्कमस्टांसेस। जहां पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं कि एंगेजमेंट टीम को कौन से इंस्ट्रक्शंस, समझना। ऑडिट प्रोग्राम मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना जिसके अंदर पूरा एंड टू एंड सारी चीजें दी होती है। कौन सा ऑडिट प्रोसीजर आप लगाओगे, कैसे लगाओगे, कौन सा एविडेंस आपको मिलेगा और वो एविडेंस से क्या कंक्लूजन बनना चाहिए, ये सारी चीजें एंड टू एंड दिखी जाती है। कहां पे? ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। कहां पे बोलो जल्दी से? ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है सर, समझ गया। अब ऑडिट प्रोग्राम क्या, आप एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए लगा सकते हो क्या? बोले एक ऑडिट प्रोग्राम से रिलायंस का भी ऑडिट कर डालो, अदानी का भी कर डालो, ऐसा नहीं चलता। समझिए आप बात को, ऐसा बिल्कुल नहीं। नेचर, साइज एंड कंपोजिशन के ऊपर उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो ऐसे केस में अलग बिजनेस के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम आपको लगने वाला है। सर असिस्टेंट को क्या रखना है? जो हमारा एंगेजमेंट टीम का बंदा है उसने ओपन माइंड रखना चाहिए। ओपन माइंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि उसने, समझिए बात को, अगर कोई चेंजेस लग रहे तो उस हिसाब से वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर चेंजेस कर पाना चाहिए। ठुस की तरह जो दिया गया है वही आप फॉलो कर रहे, ऐसा करना है कि आपको? बिल्कुल नहीं, है ना। समझिए, अच्छा है तो बेटा अच्छे दिमाग का बढ़िया से प्रयोग करो, मट्ठा की तरह कुछ भी नहीं करने का, बराबर। अरे मतलब मट्ठा का मतलब होता है कि ऐसे डम, है ना, बिंडोक, ऐसा उसको बोलते हैं। मराठी शब्द है शायद, है ना, मैंने सुना हूं इसलिए। आइए चलो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से। सर असिस्टेंट का काम है कि अच्छे से सोचने का, क्या बोला? अच्छे से सोचने का, और जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसके ऊपर पूछ के क्या वो डिसीजन ले सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। क्या ऑडिट प्रोग्राम को पीरियोडिक रिव्यू करना मुझे जरूरी है क्या? हाँ सर, समय समय पर रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, ताकि मुझे ऑप्टेन या एविडेंस मिल सके कि कौन से ट्रांजैक्शन सही चल रहे हैं और कौन से ट्रांजैक्शन गलत। कभी कभार अगर एंटिटी के सर्कमस्टांसेस बदल गए और मैं पुराने ऑडिट प्रोग्राम को ही कंटिन्यू करते रहा तो मैं कहूंगा एब्सोल्यूट ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करके क्या मेरा खराब ओपिनियन मिलने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाला है। फिर देखो और क्या बोला गया, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम को पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा सर, इसके बाद हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करने वाले हो? सबसे पहला बोला जा रहा है ऑडिट प्रोग्राम कब कमेंस होता है? पिछले साल का जब ऑडिट कंप्लीट हुआ से लेके इस साल के ऑडिट, तब से वो चालू होगा और धीरे धीरे आपको उसको मॉडिफाई करते रहना है जैसे जैसे ऑडिट आपका आगे बढ़ने वाला है। ठीक है सर, ऐसे कंसिडरेशन को आपको देखना है कंप्लायंस या सब्सटैंटिव प्रोसीजर का। क्या बोला मैंने? कंप्लायंस या सब्सटैंटिव। कंप्लायंस मतलब बोला गया था सेट ऑफ रूल्स बने हुए, मैं बस चेक कर रहा हूं मैंने रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया, रूल्स को कंप्लाई किया या नहीं किया, उसे कंप्लायंस प्रोसीजर कहते हैं। अगर मैंने रूल्स को कंप्लाई नहीं किया तो उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है उसको डिटेल में चेक करना, उसे क्या बोला जाता है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है, फिर बोला गया जब मैं ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप कर रहा हूं तो मैंने कंक्लूड करना है कि क्या मेरे इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, इसे ही बोला जाता है वेदर माय इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जैसा मैंने सोचा था क्या वैसे इंटरनल कंट्रोल बराबर काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लोकेलिटी में बहुत ज्यादा चोरी हो रही है तो मैं सोचता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं वॉचमैन लगाता हूँ करके, लेकिन वो वॉचमैन यहाँ पे आता है और वॉचमैन रूम में रात में जाके सो जाता है, तो कोई फायदा है क्या वो इंटरनल कंट्रोल लगाने का? कोई नहीं। तो मैं कहूंगा मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छे से काम नहीं कर रहा, बराबर है ना। चलो फिर देखो उसके बाद क्या बोला, क्या ऑडिटर को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्या ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने की? यूजुअली तो होती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर कुछ ऑडिट प्रोसीजर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही लगते हैं।
जैसे इन्वेंट्री की काउंटिंग करता है मैनेजमेंट, तो जब वो इन्वेंट्री की काउंटिंग कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व मैं जो कर रहा हूं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कर सकता हूं ना, जब वो इन्वेंट्री की काउंटिंग कर रहा है, क्या बाद में या पहले कर सकता हूं क्या? नहीं। तो ऐसे केस के अंदर कुछ ऑडिट प्रोसीजर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही लगते हैं, ऐसा मैं यहां पे कहता हूं। ठीक है सर। अब ऑडिट प्रोग्राम को जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपने कौन से बातों का ध्यान रखना है? मतलब ऑडिट प्रोग्राम मतलब कट टू कट जब मैं पॉलिसीज बना रहा हूं तो मुझे कौन से बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला, स्टे विद इन द स्कोप। आपको सीए इंटरमीडिएट का प्लान बनाना है, सीए फाइनल का एफआर डाल देता हूं, बोले मजा आएगा पहले से पढ़ने में, फायदा है कुछ नहीं, स्कोप के अंदर अपने को रहना है। दूसरी वाली बात, दूसरा क्या बोला बोलिए, आपको ऑडिट प्रोग्राम कैसा बनाना है? रिटर्न बनाना है। क्या बनाना है बोलो? रिटर्न। तीसरा बोला जा रहा है कि डिटरमाइन एविडेंस, कौन सा बेस्ट एविडेंस आपका होगा। चौथा, कैसे, समझिए बात को, स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन से वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाएंगे। पांचवा, इंक्लूड करो ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया, जिसके अंदर सफिशिएंट डिटेल्स होनी चाहिए अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, मतलब आपको रूल्स को एस्टैब्लिश करना है। किसके लिए रूल्स को एस्टैब्लिश करेंगे? एंगेजमेंट टीम के लिए। फिर उसके बाद बोला जा रहा है ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स को देखो और कोऑर्डिनेट कराते रहो सबके अंदर, ऐसा इनका कहना है। आ जाओ सर। फिर उसके बाद और क्या बोला जा रहा है, अब आ जाएंगे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेजेस के बारे में बात करता हूं सबसे पहले। सर एडवांटेजेस, ऑडिट प्रोग्राम बनाने के क्या एडवांटेजेस देता है? सबसे पहला, आपको सेट ऑफ रूल्स मिल जाते हैं कि जिसको आपको फॉलो करके अचीव करना है। इससे क्या, टोटल पर्सपेक्टिव, कितना काम हमको करना है इसके बारे में पता चल, इसको बर्ड्स आई व्यू का नाम दिया था अपन ने। फिर तीसरा अगर मैं बताऊं तो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट में भी आपको मदद करता है। हाई रिस्क एरियाज में प्रोफेशनल या ट्रेंड पर्सन लगेंगे, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट। मुझे एक बात बताइए, वैसे तो प्लानिंग एक मेंटल प्लान है, लेकिन जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो तो आप उसको लिखते हो, बिकॉज ये रिटर्न बोला गया था। तो ऐसे केस में कोई भी यहाँ पे कोई चीज छूटने के चांसेस है क्या दोस्तों? नहीं सर, छूटने के कोई भी चांसेस नहीं है। फिर बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन होता है, जो भी असिस्टेंट होता है, वो जब भी कोई ऑडिट प्रोग्राम के प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा तो वहां पे साइन करता है, तो क्या ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है क्या पर्सन को? हाँ सर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। फिर अपन ने क्या देखा था, प्रिंसिपल जैसे जैसे प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता है कि कहां तक आपका ऑडिट पहुंचा। उसके बाद ये जो ऑडिट प्रोग्राम है, क्या ये अगले साल भी आपको मदद करता है क्या? बिल्कुल, सक्सीडिंग ईयर में भी काम में आता है। और फिर बोला जाता है सर्व एज अ ऑडिट एविडेंस, कि अगर कल चल के कोई भी नेग्लिजेंस का चार्ज मेरे खिलाफ आता है, यानी कि ऑडिटर के खिलाफ आता है, तो वो बोल सकता है देखो मेरे ऑडिट प्रोग्राम को मैंने सारी चीजें 100% से चेक किया था, या मैंने सारे एरियाज को कवर किया था, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं थी फ्रॉड की। सर डिसएडवांटेजेस क्या होता है? काम को मैकेनिकल बनाता है, रिजिड या इनफ्लेक्सिबल आपके लोग हो सकते हैं। कोई इनएफिशिएंट पर्सन शेल्टर ले लेंगे बिहाइंड द प्रोग्राम, और जो एफिशिएंट लोग हैं वो भी लेथार्जिक बनने के ज्यादा चांसेस है क्या? डेफिनेटली लेथार्जिक बनने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2 का रिविजन भी होता है समाप्त। अब रिविजन थोड़ा फास्ट इसलिए बोला क्योंकि रिविजन है ना, तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए ना। फिर इसको 2x में मत देखना बेटा, जब आप इसको पे दूंगा मैं आपको यूट्यूब पे, तो देखते हो क्या आप उसको भी 2x पे? पूछ रहा हूं मैं आपसे, देखते हैं बच्चे, इसलिए मैं पूछा। इसको रोक दूं फिर अभी?